स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी निर्णायक दौर पर गहरी नज़र डालने वाले हैं। ये है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण, यानी करीब 1907 से 1917 तक का समय। जी हाँ। हमारे पास इस विषय पर जानकारी का एक काफी अच्छा स्रोत है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज का अंश, और हमारा आज का मिशन है इस दौर की हर छोटी बड़ी घटना, उसके पीछे के कारण और उसके असर को परत दर परत समझना। बिल्कुल, ये वो दौर था जब स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन के बाद देश की युवा राष्ट्रवादियों में एक नई किस्म की ऊर्जा थी, एक बेचैनी थी। लेकिन जो मौजूदा नेतृत्व था, यहाँ तक कि उग्रवादी कहे जाने वाले नेता भी, उनकी इस क्रांतिकारी भावना को, इस जोश को कोई सही दिशा या संगठन नहीं दे पाए। हाँ, और ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि जब सरकार ने शांतिपूर्ण विरोध के लगभग सारे रास्ते बंद कर दिए तो इन युवाओं को लगा कि अंग्रेजों को बलपूर्वक ही देश से निकालना होगा। शायद वही एक रास्ता बचा है। सही कहा। तो चलिए इसी दौर की परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अचानक इतनी क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों शुरू हुईं? क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, जैसा अभी जिक्र हुआ, ये स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन का सीधा सीधा नतीजा था। युवा पीढ़ी जो थी, वो आंदोलन के धीमा पड़ने के बाद पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उनमें देशभक्ति की जबरदस्त ऊर्जा थी, एक आग थी। लेकिन उन्हें निराशा हुई जब नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही तरह के नेतृत्व उनकी इस ऊर्जा को संगठित करने या संघर्ष के नए तरीके खोजने में एक तरह से नाकाम रहे। हाँ, वो जोश तो था पर उसे चैनलाइज करने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल। और साथ ही जैसा आपने कहा, सरकारी दमन ने शांतिपूर्ण विरोध के रास्ते लगभग बंद कर दिए थे। तो उनको लगा कि भाई, आजादी के लिए अंग्रेजों को जबरदस्ती भगाना ही होगा, बल का जवाब बल से देना होगा। तो फिर उनका प्लान क्या था? क्या वो पूरे देश में एक बड़ी क्रांति, एक जन आंदोलन चाहते थे? देखिए, इस पर विचार तो जरूर हुआ होगा, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में देशव्यापी जनक्रांति या सेना का संगठित विद्रोह उन्हें शायद व्यावहारिक, प्रैक्टिकल नहीं लगा। अच्छा। इसके बजाय उन्होंने कुछ हद तक रूसी नेहिलिस्टों, जो जार प्रशासन के खिलाफ थे, और आयरिश राष्ट्रवादियों का रास्ता चुना। उसका क्या मतलब था यहाँ? मतलब था व्यक्तिगत वीरतापूर्वक कार्य, इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ हेरोइज्म आप कह सकते हैं। जैसे कि जो अंग्रेज अधिकारी बहुत अलोकप्रिय थे, बदनाम थे, या फिर अपने ही दल के गद्दार और मुखबिर, उनकी हत्या करना। हाँ। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने हेतु स्वदेशी डकैतियां डालना, ये भी उनके कार्यक्रम का हिस्सा था। अच्छा, ये स्वदेशी डकैतियां क्या थी? ये आमतौर पर धनी भारतीयों के घरों पर डाली जाती थीं, जिन्हें अंग्रेजों का समर्थक माना जाता था, और मकसद होता था क्रांतिकारियों के लिए फंड इकट्ठा करना। और हाँ, पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के दुश्मनों जैसे जर्मनी से मदद की उम्मीद में सैन्य साजिशें रचना, ये भी उनकी रणनीति का हिस्सा बना। तो इसका मकसद सिर्फ हिंसा फैलाना था या कुछ और भी था? नहीं, सिर्फ हिंसा फैलाना मकसद नहीं था। असल मकसद था शासकों के दिलों में डर पैदा करना। अंग्रेजी हुकूमत का जो खौफ था, उसे लोगों के मन से निकालना, लोगों को जगाना एक तरह से। हाँ बिल्कुल, लोगों को जगाना और उनकी देशभक्ति, खासकर जो आदर्शवादी युवा थे, उनको प्रेरित करना, ताकि अंततः वही अंग्रेजों को बाहर निकालें। ये एक लॉन्ग टर्म विजन था। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि हमारे स्रोत में ये कहा गया है कि गरमपंथी नेता भी इन क्रांतिकारियों का वैचारिक रूप से मुकाबला करने में विफल रहे। जी। उन्होंने जन गतिविधि पर आधारित क्रांति और व्यक्तिगत हिंसक गतिविधि पर आधारित क्रांति के बीच का जो फर्क था, उसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया, जिससे कहीं न कहीं व्यक्तिगत हिंसा को जड़ जमाने का मौका मिल गया। यानी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो वैचारिक स्पष्टता नहीं आ पाई उस समय। तो चलिए अब अलग अलग क्षेत्रों में हुई गतिविधियों को देखते हैं। शुरुआत बंगाल से करते हैं, जो शायद इसका सबसे बड़ा केंद्र था। हाँ, बंगाल तो गढ़ था ही। वैसे तो 1870 के दशक तक कलकत्ता के छात्र समुदाय में कुछ गुप्त समितियां बन चुकी थीं, पर वो ज्यादा सक्रिय नहीं थीं। अच्छा। पहली महत्वपूर्ण क्रांतिकारी समितियां असल में 1902 में बनी। एक मिदनापुर में ज्ञानेंद्रनाथ बसु के नेतृत्व में, और दूसरी कलकत्ता में अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का नाम तो बहुत सुना है। जी, इसे प्रमोथा मित्र ने स्थापित किया था, और इसमें जतीन्द्रनाथ बनर्जी, बारेंद्र कुमार घोष जैसे लोग शामिल थे। लेकिन 1907-08 तक इनकी गतिविधियां ज्यादातर सदस्यों को शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण देने तक ही सीमित थीं। बहुत ज्यादा एक्शन नहीं था। फिर तेजी कब आई? तेजी आई अप्रैल 1906 के बाद, जब अनुशीलन समिति के अंदर ही एक इनर सर्कल बना,
जिसमें बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद के भाई थे, शामिल थे। इन्होंने युगांतर नाम का साप्ताहिक अखबार शुरू किया और कुछ शुरुआती कार्रवाइयां भी की, हालांकि वो ज्यादा सफल नहीं रहीं। युगांतर का क्या रोल था? युगांतर और कुछ अन्य अखबार जैसे संध्या 1905-06 तक खुलकर क्रांतिकारी हिंसा की वकालत करने लगे थे। मिसाल के तौर पर अप्रैल 1906 में 22 साल सम्मेलन के प्रतिभागियों पर जब पुलिस ने बर्बरता की, तो युगांतर ने लिखा, इसका उपाय जनता के पास है। भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाकर इस जुल्म को रोकना होगा। बल का जवाब बल से देना होगा। सीधी ललकार दिए। तो माहौल पूरी तरह से बन रहा था। बिल्कुल। इसी बीच रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जैसे क्रांतिकारियों ने पंजाब, दिल्ली और संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश, तक फैली एक गुप्त समिति बनाई थी। हेमचंद्र कानूनगो जैसे कुछ लोग तो सैन्य और राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए विदेश भी गए। और फिर हमलों का दौर शुरू हुआ। हाँ, 1907 में युगांतर समूह ने पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बैम्फील्ड फुलर पर एक असफल हमला किया, हालांकि वो तब तक इस्तीफा दे चुके थे। फिर दिसंबर 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रियो फ्रेजर की ट्रेन को पटरी से उतारने की भी कोशिशें हुई। और फिर आया मुजफ्फरपुर कांड, जिसने सबको हिला दिया। हाँ, 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दो युवा क्रांतिकारी थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका। उन्हें लगा कि उसमें बदनाम अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड बैठा है। लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। नहीं, उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। उसमें दो ब्रिटिश महिलाएं थीं, वकील मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी, जिनकी दुर्भाग्यवश मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई। वो उस समय बहुत युवा थे। इस घटना के बाद तो सरकार ने यकीनन शिकंजा कसा होगा। बिल्कुल, बहुत जोर से। इसके तुरंत बाद अलीपुर षड्यंत्र केस शुरू हुआ, जिसे मानिकतला बम कांड या मुरारीपुकुर षड्यंत्र भी कहते हैं। इसमें लगभग पूरे अनुशीलन समूह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें बड़े नाम भी शामिल थे। हाँ, इसमें घोष बंधु, अरविंदो घोष और बारिंद्र घोष भी शामिल थे। इन सब पर राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने का गंभीर आरोप लगा, जिसकी सजा मौत तक हो सकती थी। अरविंदो घोष का क्या हुआ? मशहूर वकील चितरंजन दास CR दास ने अरबिंदो का बचाव किया। सबूतों की कमी के कारण वो बरी हो गए, लेकिन बारिंद्र घोष, जो क्रांतिकारियों के उस गुप्त समाज के प्रमुख थे, और उल्लासकर दत्त, जो बम बनाने में माहिर थे, उन्हें मौत की सजा मिली, जो बाद में अपील में आजीवन कारावास में बदल दी गई। इसी केस में जेल के अंदर भी एक सनसनीखेज घटना हुई थी शायद। हाँ, हुई थी। मुकदमे के दौरान नरेंद्र गोसाई, या गोस्वामी नाम से भी जाने जाते हैं, जो सरकारी गवाह बन गया था, उसे जेल के अंदर ही दो सह आरोपियों सत्येंद्र नाथ बोस और कनाईलाल दत्ता ने गोली मार दी। ये दिखाता है कि क्रांतिकारियों का नेटवर्क कितना मजबूत था और गद्दारी को वो कितनी गंभीरता से लेते थे। लेकिन क्या इस सरकारी दमन से हिंसा रुकी? नहीं रुकी, नहीं। फरवरी 1909 में कलकत्ता में सरकारी वकील की हत्या कर दी गई। फिर फरवरी 1910 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से निकलते समय एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शमसुल आलम को गोली मार दी गई। वो अलीपुर केस से जुड़े थे। इन सब गतिविधियों के लिए पैसा कहाँ से आता था? फंड्स? जैसा पहले जिक्र किया, स्वदेशी डकैतियां एक तरीका था। 1908 में ढाका अनुशीलन समिति ने पुलिनदास के नेतृत्व में धन जुटाने के लिए 12 नाम की जगह पर एक बड़ी डकैती डाली थी। और फिर दिल्ली में वाइसरॉय पर भी हमला हुआ, वो भी बहुत बड़ी घटना थी। जी हाँ, दिसंबर 1912 में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग नई राजधानी दिल्ली में एक भव्य जुलूस में चांदनी चौक से प्रवेश कर रहा था। तभी रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने उस पर एक जबरदस्त बम हमला किया। क्या हुआ वाइसरॉय का? हार्डिंग गंभीर रूप से घायल हुआ, पर मरा नहीं। हाथी का महावत मारा गया। इस हमले की जांच के बाद दिल्मी षड्यंत्र केस चला। इसमें बसंत कुमार बिस्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को दोषी ठहराकर फांसी दे दी गई। और रास बिहारी बोस? रास बिहारी बोस इस पूरी योजना के पीछे थे, मास्टरमाइंड थे। लेकिन कहा जाता है कि वे पुलिस को चकमा देकर भेस बदलकर भाग निकलने में कामयाब रहे। वो बाद में जापान चले गए। तो युगांतर पार्टी का क्या हुआ अलीपुर केस के बाद? पश्चिमी अनुशीलन समिति, जो कलकत्ता में केंद्रित थी, उसे जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है, के रूप में एक बहुत ही काबिल और करिश्माई नेता मिला, और ये समूह युगांतर या युगांतर के नाम से उभरा। बाघा जतिन की क्या भूमिका रही? जतिन ने कलकत्ता में केंद्रीय संगठन को फिर से मजबूत किया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अन्य स्थानों पर फैली शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित किया।
उन्होंने संगठन को एक नई जान दी। और पहले विश्व युद्ध के दौरान भी इनकी गतिविधियां जारी रहीं। हाँ, बल्कि और तेज हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण दौर था। विश्व युद्ध के दौरान युगांतर पार्टी ने विदेश में जो सहानुभूति रखने वाले और क्रांतिकारी थे, उनके माध्यम से जर्मन हथियार और गोला बारूद आयात करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इसी को जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान कहते हैं। जी हाँ, यही वो प्लान था। जतिन ने रास बिहारी बोस को उत्तर भारत का कार्यभार संभालने को कहा। लक्ष्य था पूरे भारत में एक समन्वित विद्रोह कराना, अंग्रेजों के युद्ध में व्यस्त होने का फायदा उठाकर। इसके लिए फंड्स कैसे जुटाए गए? युगांतर पार्टी ने फंड जुटाने के लिए कई डकैतियां की, जिन्हें टैक्सी कैब डकैतियों और नाव डकैतियों के नाम से जाना गया। कलकत्ता में ये काफी हुई। योजना क्या थी विद्रोह की? योजना थी कि जर्मन हथियारों की मदद से एक गुरिल्ला फोर्स बनाई जाएगी जो देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह शुरू करेगी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर कब्जा करेगी और सेना में भी विद्रोह भड़काएगी। बहुत बड़ा प्लान था। लेकिन ये प्लान सफल नहीं हो पाया। दुर्भाग्य से नहीं। एक गद्दार ने योजना लीक कर दी। पुलिस को पता चल गया कि बागा जतिन जर्मन हथियारों की डिलीवरी का इंतजार करते हुए बालासोर, उड़ीसा के तट के पास कहीं छिपे हैं। फिर जतिन और उनके कुछ साथियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला। कप्तापाड़ा गांव के पास एक भयंकर गोलीबारी हुई। इसमें कई क्रांतिकारी या तो मारे गए या गिरफ्तार हो गए। इस तरह जर्मन प्लॉट पूरी तरह विफल हो गया। और बागा जतिन इस मुठभेड़ में बुरी तरह घायल हो गए और सितंबर 1915 में बालासोर में एक वीर की तरह शहीद हो गए। उनका प्रसिद्ध नारा था, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे। बंगाल में युगांतर और संध्या के अलावा महाराष्ट्र में कौन सा अखबार था जो क्रांतिकारी गतिविधि की वकालत कर रहा था? महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक का केसरी तो था ही, जिसने उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। एक और अखबार काल का भी जिक्र आता है। तो बंगाल के इन तमाम गतिविधियों का कुल मिलाकर क्या असर रहा? एक मूल्यांकन करें तो? देखिए, अंत में क्रांतिकारी गतिविधि स्वदेशी आंदोलन के बाद बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक के रूप में उभरी। इसका शिक्षित युवाओं पर, खासकर हिंदू युवाओं पर, एक पूरी पीढ़ी या उससे भी अधिक समय तक गहरा प्रभाव रहा। लेकिन इसकी सीमाएं भी थीं। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्रोत बताता है, हिंदू धर्म और प्रतीकों पर अत्यधिक जोर देने से मुस्लिम समुदाय काफी हद तक इससे अलग थलग महसूस करता रहा। इसने कई बार सिर्फ काल्पनिक वीरता को भी प्रोत्साहित किया, मतलब प्लानिंग उतनी मजबूत नहीं थी। जनता की व्यापक भागीदारी की कोई कल्पना इसमें नहीं की गई थी, जो बंगाल में आंदोलन के संकीर्ण उच्च जाति के सामाजिक आधार के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधि के दायरे को गंभीर रूप से सीमित कर देती थी। और सरकारी दमन? हाँ, अंततः ये राज्य के भारी दमन का सामना करने में विफल रहा। सरकार ने बहुत सख्ती से इसे कुचला। चलिए अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। वहां क्रांतिकारी गतिविधियों की क्या स्थिति थी? महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की चिंगारियां कह सकते हैं कि बंगाल से भी पहले दिखने लगी थी। सबसे पहला नाम आता है 1879 में वासुदेव बलवंत फटके का, जिन्होंने रामोसी कृषक दल का संगठन किया था। उनका क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था संचार लाइनों को बाधित करके, जैसे टेलीग्राफ लाइन काटना और डकैतियों के माध्यम से धन जुटाकर एक सशस्त्र विद्रोह भड़काना। लेकिन इस कोशिश को अंग्रेजों ने जल्द ही दबा दिया। तिलक की भूमिका भी महाराष्ट्र में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाँ, बहुत। 1890 के दशक में लोकमान्य तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सवों को सार्वजनिक रूप दिया और अपने अखबारों केसरी, मराठी और महारत्ता अंग्रेजी के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद की भावना का जमकर प्रसार किया। इसमें जरूरत पड़ने पर हिंसा के उपयोग का संकेत भी शामिल था। और चापेकर बंधुआ की घटना? जी, तिलक के दो शिष्य चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर ली। रैंड अपनी सख्त नीतियों के कारण बहुत बदनाम था। तिलक ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी थी? तिलक ने सीधे तौर पर हत्या का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन केसरी में 15 जून 1897 को उन्होंने लिखा था कि शासकों को जनता की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और भगवद गीता का हवाला देते हुए कहा कि महापुरुषों के कर्मों पर सामान्य दंड संहिता के नियमों से विचार नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरह से उन्होंने हत्या को परोक्ष रूप से उचित ठहराया। इसके लिए उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला था। और सावरकर बंधु, उनका भी बड़ा नाम आता है महाराष्ट्र से। हाँ, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर। उन्होंने 1899 में नासिक में एक गुप्त समाज मित्र मेला का आयोजन किया। यही संगठन 1904 में अभिनव भारत बन गया। अभिनव भारत का नाम किसके नाम पर था? ये इटली के क्रांतिकारी मैजीनी के संगठन यंग इटली के नाम पर रखा गया था।
जल्द ही नासिक, पूना और बॉम्बे बम निर्माण और क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र बन गए। और नासिक में कलेक्टर की हत्या? हाँ, 1909 में नासिक के तत्कालीन कलेक्टर A.M.T. जैक्सन, जो एक जाने-माने इंडोलॉजिस्ट यानी भारत विद्या के विद्वान भी थे, उनकी हत्या अभिनव भारत की एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कानेरे ने कर दी। इस हत्या के पीछे क्या कारण था? जब जांच हुई तो पता चला कि ये हत्या भारत में सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इस सिलसिले में 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सावरकर का क्या रोल निकला इसमें? जांच में ये बात सामने आई कि वी.डी. सावरकर अपने 2 भाइयों के साथ इस कई वर्षों तक फैली साजिश के दिमाग, नेता और मुख्य प्रेरक शक्ति थे। हालांकि उस समय सावरकर लंदन में थे, लेकिन साजिश से उनका सीधा संबंध पाया गया। उन्हें क्या सजा हुई? मुकदमे में वी.डी. सावरकर को इस साजिश की आत्मा, प्रेरणा और प्रेरक शक्ति होने के कारण 2 आजीवन कारावास, कुल 50 साल और उनकी सारी संपत्ति जब्त करने की सजा सुनाई गई। उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अब पंजाब की तरफ चलते हैं। वहां उग्रवाद के क्या कारण थे? पंजाब में उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले कई मुद्दे थे। बार-बार अकाल पड़ना, भू राजस्व और खासकर नहरों के सिंचाई कर में भारी वृद्धि, जमींदारों द्वारा किसानों से बेगार यानी बिना मजदूरी के काम कराने की प्रथा, और हाँ, बंगाल की घटनाओं का असर तो था ही। वहां कौन लोग सक्रिय थे इस दौर में? यहाँ सक्रिय लोगों में लाला लाजपत राय का नाम प्रमुख है, जिन्होंने पंजाबी नाम का अखबार निकाला, जिसका आदर्श वाक्य था सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर आत्मनिर्भरता। और अजीत सिंह? हाँ, अजीत सिंह, जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे। उन्होंने लाहौर में चरमपंथी संगठन अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन का आयोजन किया और उसका जर्नल भारत माता निकाला। इनका तरीका क्या था? अजीत सिंह का समूह शुरुआत में किसानों के मुद्दों पर केंद्रित था। उन्होंने चिनाब कॉलोनी के किसानों और बारी दुआब के किसानों के बीच बढ़े हुए राजस्व और पानी के शुल्क का भुगतान न करने का आग्रह किया। बाद में ये पूरी तरह चरमपंथ की ओर मुड़ गए। और कौन नेता थे? अन्य नेताओं में आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद और एक कट्टरपंथी उर्दू कवि लालचंद फलक शामिल थे। सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? पंजाब में सरकार ने पंजाब में उग्रवाद को काफी जल्दी और सख्ती से दबाने की कोशिश की। मई 1907 में सरकार ने राजनीतिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को बिना मुकदमा चलाए बर्मा, मांडले निर्वासित कर दिया। इसका क्या नतीजा हुआ? इसके बाद अजीत सिंह और उनके कुछ अन्य सहयोगी जैसे सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ये सब पूरी तरह से क्रांतिकारी बन गए। अजीत सिंह तो बाद में विदेश चले गए और वहीं से काम करते रहे। लाला हरदयाल का नाम तो गदर पार्टी से जुड़ा है। जी हाँ, लाला हरदयाल बाद में अमेरिका चले गए और गदर आंदोलन के प्रमुख आयोजकों में से एक बने। और रास बिहारी बोस का पंजाब से क्या कनेक्शन था? रास बिहारी बोस, जो मूल रूप से बंगाल के थे, लेकिन उनकी गतिविधियां उत्तर भारत में फैली हुई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब गदर क्रांति की योजना बनी तो वो उसके प्रमुख व्यक्तियों में से एक के रूप में शामिल थे। अच्छा, मतलब बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारी मिलकर काम कर रहे थे। हाँ, 1913 के अंत में बोस ने बागा जतिन से मिलकर 1857 की तरह के एक अखिल भारतीय सशस्त्र विद्रोह की संभावनाओं पर चर्चा की थी। फिर उन्होंने बाघा जतिन के सहयोग से काम किया और बंगाल की योजना को पंजाब और ऊपरी प्रांतों तक बढ़ाया। लेकिन वो योजना तो सफल नहीं हुई। जब फरवरी 1915 में गदर क्रांति की योजना विफल हो गई तो रास बिहारी बोस पुलिस से बचकर 1915 में जापान भाग गए। बहुत बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो हुई देश के अंदर की बात। बहुत से क्रांतिकारी विदेश भी गए। इसके पीछे क्या कारण थे? इसके कई कारण थे। एक तो देश के अंदर ब्रिटिश पुलिस और खुफिया एजेंसियों की निगरानी और दमन से बचने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत थी। और दूसरा, भारत में प्रेस एक्ट्स जैसे कड़े कानून थे, जिनसे बचकर विदेशों से आज़ादी से क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित करने और उसे भारत भेजने की संभावना थी। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, विदेशों से हथियार प्राप्त करने की कोशिश करना। लंदन तो एक बड़ा केंद्र बना था, है ना? हाँ, बिल्कुल। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में एक इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। ये भारतीय छात्रों के लिए एक मीटिंग पॉइंट, एक केंद्र बन गया। यहाँ क्या क्या होता था? इंडिया हाउस भारत से कट्टरपंथी विचारों वाले युवाओं को लंदन लाने के लिए एक स्कॉलरशिप योजना चलाता था,
श्यामजी कृष्ण वर्मा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की एक पत्रिका भी निकालते थे, जिसमें क्रांतिकारी विचारों का प्रचार होता था। वीडी सावरकर और लाला हरदयाल जैसे कई प्रमुख क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य बने। और मदनलाल ढींगरा की घटना? हाँ, वो भी इंडिया हाउस से जुड़े थे। मदनलाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में इंडिया ऑफिस के एक बड़े नौकरशाह सर विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। इसका नतीजा क्या हुआ? जल्द ही लंदन क्रांतिकारियों के लिए खतरनाक हो गया, खासकर 1910 में जब सावरकर को गिरफ्तार करके भारत प्रत्यर्पित किया गया और नासिक षड्यंत्र मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। मदनलाल ढींगरा ने अपने बचाव में कुछ कहा था जो काफी चर्चित हुआ। हाँ, ढींगरा ने अदालत में एक बयान दिया था जो बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने कहा था कि ये हत्या ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों का बदला है। उन्होंने कहा था, भगवान ने विदेशियों को हिंदुस्तान के राज्य का तांबे की प्लेट पर लिखा अनुदान नहीं दिया है। कुएं के मेंढक की तरह अपनी दृष्टि को सीमित ना करें, दंड संहिता से बाहर निकलें और श्रीमद् भगवत गीता के अत्यंत उच्च वातावरण में प्रवेश करें और महापुरुषों के कार्यों पर विचार करें। ये तिलक के विचारों से प्रभावित लगता है। तो लंदन जब असुरक्षित हो गया तो क्रांतिकारी कहाँ गए? फिर यूरोप महाद्वीप पर नए केंद्र उभरे, खासकर पेरिस और जिनेवा। यहाँ से मैडम बीकाजी कामा सक्रिय थीं। मैडम कामा के बारे में कुछ बताइए। मैडम कामा एक पारसी क्रांतिकारी थीं। उन्होंने फ्रांसीसी समाजवादियों से अच्छे संपर्क विकसित किए थे और पेरिस से वंदे मातरम नाम की एक पत्रिका निकालती थीं। उन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में हुई अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का झंडा एक शुरुआती संस्करण भी फहराया था। अजीत सिंह भी पेरिस पहुंच गए थे। और बर्लिन? हाँ, बर्लिन भी एक केंद्र बना। खासकर 1909 के बाद जब ब्रिटेन और जर्मनी के संबंध बिगड़ने लगे तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू के भाई, ने बर्लिन को अपना आधार बनाया। विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन की भूमिका और बढ़ गई। अब आते हैं गदर पार्टी पर। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिहाज से। जी हाँ, गदर पार्टी एक बहुत ही संगठित और प्रभावशाली क्रांतिकारी समूह था। इसका नाम इसके साप्ताहिक समाचार पत्र द गदर के नाम पर पड़ा। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था और इसकी शाखाएं अमेरिकी तट के शहरों और सुदूर पूर्व फार ईस्ट तक फैली हुई थी। इसमें कौन लोग शामिल थे मुख्य रूप से? इन क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से वो पूर्व सैनिक और किसान शामिल थे जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में पंजाब से अमेरिका और कनाडा चले गए थे। वहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसने उनके अंदर ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्से को और भड़काया। ये लोग कहाँ बसे हुए थे? ये ज्यादातर पश्चिमी प्रशांत तट के साथ अमेरिकी और कनाडाई शहरों जैसे वैंकूवर, एस्टोरिया, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को आदि में स्थित थे। गदर पार्टी की स्थापना से पहले भी वहां कुछ गतिविधियां चल रही थीं। हाँ, गदर पूर्व क्रांतिकारी गतिविधि रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल द्वारा की जा रही थी। लाला हरदयाल 1911 में अमेरिका पहुंचे थे और वो इसके मुख्य वैचारिक प्रेरक बने। उन्होंने कुछ केंद्र भी स्थापित किए थे। जी, पहले के कार्यकर्ताओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम और सियाटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस जैसे केंद्र स्थापित किए थे। फिर अंततः 1913 में इन सभी प्रयासों को संगठित करके गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। उनका कार्यक्रम क्या था? गदर पार्टी क्या करना चाहती थी? गदर कार्यक्रम काफी स्पष्ट था। ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवादी विरोधी साहित्य प्रकाशित करना और फैलाना, विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों के बीच काम करके उन्हें विद्रोह के लिए उकसाना, हथियार प्राप्त करना और अंततः सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में एक साथ विद्रोह लाना बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। इसके पीछे मुख्य लोग कौन थे? प्रेरक शक्तियां? गदर पार्टी के पीछे प्रेरक शक्तियां लाला हरदयाल मुख्य विचारक, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा जो बहुत युवा और जोशीले थे, बरकातुल्ला और भाई परमानंद थे। गदरवादियों का अंतिम इरादा भारत में सशस्त्र विद्रोह लाना था। उनकी योजनाओं को किन घटनाओं से बल मिला? उनकी योजनाओं को 1914 की दो प्रमुख घटनाओं से जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। पहली थी कोमागाटा मारू घटना और दूसरी थी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ये कोमागाटा मारू घटना क्या थी और इसका क्या महत्व था? ये अक्सर सुनने में आती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसका महत्व इस बात में है कि इसने पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी, गदर आंदोलन के लिए माहौल बना दिया। कोमागाटा मारू असल में एक जापानी जहाज का नाम था। अच्छा। इस जहाज को बाबा गुरदित सिंह ने किराए पर लिया था और यह सिंगापुर से वैंकूवर, कनाडा तक लगभग 370 यात्रियों को लेकर जा रहा था। इनमें ज्यादातर सिख और पंजाबी मुस्लिम अप्रवासी थे जो कनाडा में बसना चाहते थे।
लेकिन कनाडा ने उन्हें उतरने नहीं दिया। सही कहा, उन्हें कनाडाई अधिकारियों ने उतरने की इजाजत नहीं दी। उन्हें 2 महीने तक जहाज पर ही बेहद मुश्किल और अनिश्चित हालात में रखा गया और फिर अंततः वापस भेज दिया गया। उस समय कनाडा में ऐसे कानून थे जो भारतीयों के प्रवेश को मुश्किल बनाते थे। ऐसा क्यों माना गया कि इसमें ब्रिटिश सरकार का हाथ था? आमतौर पे ये माना जाता था कि कनाडाई अधिकारी ब्रिटिश सरकार से प्रभावित थे, जो नहीं चाहती थीं कि भारतीय, खासकर पंजाबी, बड़ी संख्या में कनाडा जाएं और वहां राजनीतिक रूप से सक्रिय हों। फिर जहाज का क्या हुआ? जहाज कई बंदरगाहों से होता हुआ अंततः सितंबर 1914 में कलकत्ता के पास बजबज घाट पर रुका। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि यात्रियों को सीधे एक विशेष ट्रेन से पंजाब भेज दिया जाए, लेकिन यात्री कलकत्ता घूमना चाहते थे और गुरुद्वारे जाना चाहते थे। और फिर झड़प हुई। हाँ, जब यात्रियों ने ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिया और जुलूस बनाकर शहर की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़प हो गई। इस संघर्ष में करीब 22 यात्री मारे गए और कई घायल हुए। बाबा गुरदित सिंह कुछ लोगों के साथ भागने में सफल रहे, पर ज्यादातर पकड़ लिए गए या मारे गए। इस घटना ने गदर आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? इस घटना से पूरे पंजाब और विदेशों में बसे भारतीयों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। इसे ब्रिटिश सरकार के अन्याय और क्रूरता के प्रतीक के रूप में देखा गया। इस गुस्से और प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप के साथ गदर नेताओं ने फैसला किया कि यही सही समय है भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंसक हमला शुरू करने का। उन्होंने क्या किया? उन्होंने विदेशों में बसे लड़ाकों, खासकर अमेरिका और कनाडा में, से आग्रह किया कि वे तुरंत भारत जाएं और विद्रोह में शामिल हों। हजारों लोग वापस भारत के लिए रवाना हुए। करतार सिंह सराहबा और रघुवर दयाल गुप्ता जैसे नेता भी भारत पहुंचे। भारत में क्या तैयारी हुई? भारत आकर उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क साधा। रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल जैसे अनुभवी नेताओं को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। पंजाब में गुप्त रूप से काम शुरू हुआ, लोगों को संगठित किया गया, हथियार जमा करने की कोशिश हुई। फंड्स के लिए फिर से डकैतियां हुई? हाँ, धन जुटाने के लिए राजनीतिक डकैतियां की गईं। स्रोत बताता है कि जनवरी-फरवरी 1915 की पंजाब की राजनीतिक डकैतियों में कुछ हद तक एक नई सामाजिक सामग्री भी थी। मतलब ये है कि 5 मुख्य मामलों में से कम 3 में हमलावरों ने सिर्फ नकदी लेकर भागने के बजाय साहूकारों और उनके ऋण के रिकॉर्ड्स को निशाना बनाया। इससे लगता है कि वो किसानों के गुस्से को भी अपने साथ जोड़ना चाहते थे। इस तरह पंजाब में एक वाकई विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई थी। तो विद्रोह की क्या योजना बनी? तारीख क्या तय हुई? गवरवादियों ने बड़ी उम्मीदों के साथ 21 फरवरी 1915 को फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी की प्रमुख छावनियों में एक साथ सशस्त्र विद्रोह शुरू करने की तारीख तय की। योजना थी कि सैनिक विद्रोह करेंगे, हथियार लूटेंगे और फिर दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। लेकिन योजना सफल नहीं हुई। क्यों? दुर्भाग्य से ऐन मौके पर सारी योजना विफल हो गई। इसका मुख्य कारण था विश्वासघात। कृपाल सिंह नाम के एक पुलिस मुखबिर ने, जो गदर पार्टी में घुसपैठ कर चुका था, सारी योजना सरकार को बता दी। ओह, फिर सरकार ने क्या किया? सरकार को जैसे ही भनक लगी, अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। इसमें उन्हें मार्च 1915 में पारित नए भारत रक्षा नियम, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915 से बहुत मदद मिली। ये कानून खास तौर पर गदर आंदोलन को कुचलने के लिए ही बनाया गया था। क्या कार्रवाई हुई? जिन रेजिमेंटों पर विद्रोह का शक था उन्हें भंग कर दिया गया, नेताओं को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया, कई को निर्वासित कर दिया गया और उनमें से 45 को फांसी दे दी गई, जिनमें करतार सिंह सराहबा भी शामिल थे। पहला लाहौर षड्यंत्र केस चला। और रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल का क्या हुआ? रासबिहारी बोस एक बार फिर पुलिस के हाथ नहीं आए और इस बार वो बचकर जापान भाग गए। जापान से उन्होंने और अपनी मुखर्जी ने बाद में भी भारत में हथियार भेजने के कई प्रयास किए। सचिन सान्याल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। उन्हें अंडमान भेज दिया गया। तो सरकार का रवैया इस पूरे दौर में, खासकर युद्ध के समय, काफी सख्त रहा। बहुत ज्यादा सख्त। ब्रिटिशों ने इस युद्धकालीन खतरे का सामना दमनकारी उपायों की एक पूरी फौज के साथ किया। कह सकते हैं कि 1857 के बाद ये सबसे गहन दमन का दौर था। जैसे मैंने कहा, मार्च 1915 का भारत रक्षा अधिनियम सबसे बड़ा हथियार था। इस कानून में क्या खास था? इसके तहत बिना मुकदमा चलाए बड़े पैमाने पर नजरबंदी की जा सकती थी। विशेष अदालतें बनाई गईं जो अपील के अधिकार के बिना अत्यंत कठोर सजाएं देती थी। सैनिकों के कई कोर्ट मार्शल हुए। किन किन लोगों को निशाना बनाया गया? बंगाल के क्रांतिकारियों और पंजाब के गद्दरवादियों के अलावा जो कट्टरपंथी पैन इस्लामिस्ट नेता थे, जैसे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, उन्हें भी सालों तक नजरबंद रखा गया क्योंकि उन पर तुर्की के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी साजिश रचने का शक था। तो गदर आंदोलन का अगर मूल्यांकन करें तो क्या कहेंगे? उसकी उपलब्धि क्या रही
और विफलता क्यों हुई? देखिए, गदर आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि विचारधारा के क्षेत्र में थी। इसने पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार किया। गदर अखबार ने, जो कई भाषाओं में छपता था, दुनिया भर में भारतीयों तक क्रांतिकारी संदेश पहुंचाया। उसने लोगों को संगठित किया, उनमें चेतना जगाई। लेकिन ये सफल क्यों नहीं हो पाया? राजनीतिक और सैन्य रूप से ये बहुत कुछ हासिल करने में विफल रहा। इसके कई कारण थे। एक तो इसमें एक संगठित और निरंतर नेतृत्व की कमी थी, खासकर लाला हरदयाल के अमेरिका छोड़ने के बाद। दूसरा, इसने शायद हर स्तर पर, चाहे वो संगठनात्मक हो, वैचारिक हो, वित्तीय हो या सामरिक रणनीति का मामला हो, जो आवश्यक तैयारी चाहिए थी उसकी सीमा को कम करके आंका। मतलब तैयारी उतनी पुख्ता नहीं थी। और लाला हरदयाल के बारे में क्या कहा गया है? स्रोत कहता है कि शायद लाला हरदयाल, जो एक महान विचारक और प्रेरक थे, वो एक आयोजक के काम के लिए उतने उपयुक्त नहीं थे। मतलब संगठन चलाना और विद्रोह की योजना बनाना शायद उनके बस की बात नहीं थी। वो 1914 में ही अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए थे। अब यूरोप में जो अन्य क्रांतिकारी थे उनकी बात करते हैं। बर्लिन कमेटी का जिक्र आया था। हाँ, युद्ध शुरू होने के बाद 1915 में बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई थी। इससे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल, जो स्विट्जरलैंड से बर्लिन आ गए थे, और अन्य लोगों ने जर्मन विदेश कार्यालय की मदद से स्थापित किया था। ये उसी जिमरमैन प्लान का हिस्सा था जिसका जिक्र हमने बंगाल के संदर्भ में किया था। इनका उद्देश्य क्या था बर्लिन कमेटी का? इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य था विदेशों में बसे भारतीयों को संगठित करना, उन्हें स्वयं सेवक के रूप में भर्ती करना और हथियार देकर भारत भेजना, वहां पहुंचकर भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काना और अंततः देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश भारत पर एक सशस्त्र आक्रमण का आयोजन करना। ये सब जर्मनी की मदद से करने की योजना थी। क्या उन्होंने इसके लिए कोई मिशन भी भेजे? हाँ, यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मन मदद से बगदाद, फारस, तुर्की और काबुल, अफगानिस्तान में मिशन भेजे। इनका काम था वहां तैनात भारतीय सैनिकों और युद्ध में पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों POWs के बीच काम करना और इन देशों के लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को भड़काना। काबुल वाले मिशन के बारे में कुछ खास? हाँ, एक महत्वपूर्ण मिशन राजा महेंद्र प्रताप सिंह, मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में काबुल गया। इनका मकसद था वहां के शासक अमीर हबीबुल्ला खान और युवराज अमानुल्लाह की मदद से एक अस्थायी भारतीय सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयोजन करना। उन्होंने ऐसा किया भी, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप और प्रधानमंत्री बरकतुल्ला बने। लेकिन उन्हें अफगान सरकार से उतनी मदद नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। क्या इस दौरान भारतीय सेना में भी कोई विद्रोह हुआ, गदर के अलावा? हाँ, इस अवधि के दौरान कुछ और बिखरे हुए विद्रोह भी हुए। इनमें सबसे उल्लेखनीय था 15 फरवरी 1915 को सिंगापुर में हुआ विद्रोह। सिंगापुर में? किसने किया था ये? ये विद्रोह सिंगापुर में तैनात पंजाबी मुस्लिम 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन के कुछ सैनिकों द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान जैसे लोगों ने किया। माना जाता है कि इन्हें गमर पार्टी और जर्मन एजेंटों ने उकसाया था। इसका क्या नतीजा हुआ? इसे एक भयंकर लड़ाई के बाद कुचल दिया गया, जिसमें कई लोग मारे गए। बाद में इस विद्रोह में शामिल 37 व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और 41 को आजीवन कारावास की सजा हुई। ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। तो इतनी सारी गतिविधियों के बाद इस पहले चरण के क्रांतिकारी गतिविधियों का अंत या पतन कैसे हुआ? ये धीरे धीरे कम क्यों हो गई? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्रांतिकारी गतिविधि में एक तरह की अस्थायी राहत, एक कमी आई। इसके कई कारण थे। क्या कारण थे? एक तो ये कि युद्ध के दौरान भारत रक्षा नियमों के तहत जो हजारों लोग बिना मुकदमे के बंद कर दिए गए थे, उनमें से कई को युद्ध के बाद धीरे धीरे रिहा किया गया। इससे माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार की तरफ से नरमी के संकेत मिले। भारत मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू की अगस्त 1917 की घोषणा, जिसमें भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार स्थापित करने की बात कही गई थी, और उसके बाद 1919 के संवैधानिक सुधारों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की चर्चा ने भी एक सुलह का माहौल बनाया। कई लोगों को लगा कि शायद शांतिपूर्ण तरीके से कुछ हासिल हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण शायद गांधी जी का आगमन था। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर भारतीय राजनीति के मंच पर आना और उनके द्वारा अहिंसक असहयोग के एक नए व्यापक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखना, इसने देश भर के लोगों, खासकर युवाओं को, एक नई उम्मीद और संघर्ष का एक नया प्रभावी तरीका दिया।
बहुत से पूर्व क्रांतिकारी भी गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए। इस पूरे दौर में कुछ बहुत प्रभावशाली बातें भी कही गईं, कुछ नारे, कुछ कथन जो उस समय के जज्बे को दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने, हालांकि वो इस चरण के बाद ज्यादा सक्रिय हुए, लेकिन उन्होंने इन क्रांतिकारियों के बलिदान की सराहना करते हुए लिखा था। एक कथन जो अक्सर क्रांतिकारियों के जज्बे से जोड़ा जाता है, हालांकि ये शायद खुदीराम बोस या किसी और के नाम से है, वो कुछ इस तरह है: ना तो अमीर और ना ही योग्य, मुझ जैसा गरीब बेटा माँ, भारत माँ की मुक्ति की वेदी पर अपने खून के अलावा कुछ नहीं दे सकता। काश मैं उसी माँ से फिर से जन्म लूं और उसी पवित्र कार्य में फिर से मरूं, जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाता और वह मानवता की भलाई और ईश्वर की महिमा के लिए स्वतंत्र नहीं हो जाती। ये उस पीढ़ी के समर्पण को दिखाता है। और मदनलाल ढींगरा का तर्क भी हमने देखा, कितना तीखा और स्पष्ट था। तिलक ने तो सीधे गीता का हवाला देकर कर्म की बात की थी। जी, और बागा जतिन का वो नारा, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, ये भी बहुत शक्तिशाली है। ये दिखाता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ मारना मरना नहीं, बल्कि लोगों को प्रेरित करना था। हाँ, और क्रांतिकारियों ने खुद भी अपने घोषणा पत्रों में ये स्पष्ट किया था कि उनका अंतिम उद्देश्य आतंकवाद नहीं बल्कि क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य अंततः एक स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार स्थापित करना है। बिल्कुल, ये क्लैरिटी उनमें थी। तो ये थी क्रांतिकारी गतिविधियों के पहले चरण, यानी मोटे तौर पर 1907 से 1917 तक की एक विस्तृत कहानी। हमने देखा कि कैसे स्वदेशी आंदोलन के बाद की निराशा और सरकारी दमन ने युवाओं को हिंसा के रास्ते पर धकेला। हाँ, और हमने बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब से लेकर लंदन, पेरिस, बर्लिन और उत्तरी अमेरिका तक फैली इन गतिविधियों पर नजर डाली। अनुशीलन समिति, युगांतर, अभिनव भारत से लेकर गदर पार्टी और जिमरमैन प्लान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं तक। हमने कोमागाटा मारू जैसी घटनाओं के प्रभाव और सरकार की बेहद कड़ी प्रतिक्रिया जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को भी समझा। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद बदले हुए राजनीतिक माहौल और सबसे बढ़कर गांधी जी के राष्ट्रीय पटल पर आगमन के साथ इस पहले चरण का अंत हुआ। हालांकि इसकी आग बुझी नहीं, सिर्फ तरीका बदला। इसकी विरासत आगे भी जारी रही। हाँ, ये बात सही है। ये गतिविधियां भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्यों में, यानी तुरंत अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में पूरी तरह सफल ना हुई हों, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवाद की एक उग्र जुझारू धारा को जीवित रखा और आने वाले दशकों के स्वतंत्रता संघर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण जमीन तैयार की, बलिदान की एक परंपरा स्थापित की। निश्चित रूप से इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तो जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक विचार, एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस गहन क्रांतिकारी चरण की अपनी तात्कालिक असफलताओं के बावजूद भारत के भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो कौन सी स्थायी विरासतें थीं जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।